वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडक्ट रूल्स। कंडक्ट रूल्स क्या होते हैं कि सर्विस में अगर आप आए हो तो क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। हम वन बाई वन जो है इनको पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने केवल वही ली हुई हैं, बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक रेफर कर सकते हो, किसी भी बुक से जाके पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आप कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, इस तरह से अगर आप कुछ खरीदते हो, उसका जो अमाउंट है 2 मंथ्स की बेसिक पे से आपका ज्यादा है। 2 मंथ की बेसिक पे से अगर उसका ज्यादा है तो आपको विद इन 1 मंथ क्या है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन सी होगी, मतलब जो इन सब चीजों को देखता होगा, है ना, आपके ऑफिस में जो भी होगा, जो इन सब चीज़ों को देखता होगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, जिसके पास भी इन सब का डिटेल रहता होगा, उसको जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कितने मंथ्स की, 2 मंथ्स की। आप अगर इसको याद करना चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आप केवल 2 ही चीज़ों का कंसिडर कर लो कि एक बाइक होगी, एक कार होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन 2 ही चीज़ें याद रखो, एक बाइक और कार, है ना। तो 2 चीज़ें हैं तो इसलिए 2 मंथ्स। कितना, 2 मंथ। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है कि शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप शेयर्स खरीदते हो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है शेयर्स वगैरह का, म्यूचुअल फंड का, तो शेयर्स होते हैं। डिवेंचर लेते हो अगर आप किसी का, और क्या है, म्यूचुअल फंड लेते हो। तो इंटीमेट करना है किसको, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को ही इंटीमेट करना है। अगर एक्सीड 50,000 फॉर ए ग्रुप और बी ऑफिसर, है ना, अगर ग्रुप और ए और बी ऑफिसर है, अगर उसका अमाउंट कितना है शेयर्स या डिवेंचर या म्यूचुअल फंड का 50,000 से ज्यादा है, तो आपको क्या है, इंटीमेट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को। अगर आप ग्रुप सी और डी में आते हो तो उसके लिए अमाउंट कितना है, 25,000 है। अगर इससे ज्यादा अमाउंट होता है तो आपको जाके इंटीमेट करना पड़ेगा। और बाकी जितने भी इम्प्लॉई आते हैं, ए, बी और सी और डी, है ना, इन सबको छोड़ के, मतलब बाकी के जितने भी ऑल इम्प्लॉई हैं, उसके लिए कितना होता है, 6 मंथ बेसिक पे से अगर ज्यादा है तो इंटीमेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी का अगर हम एनुअल रिटर्न, हमको जो है हर बार भरना होता है एनुअल रिटर्न, कि हमारे पास कितना एसेट है, हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है। अब एसेट क्या होता है, एसेट होता है जो आपके पास है, जो आपके पास है और आपको किसी को देना नहीं है, वो आप ही का है। जैसे कि मान लो मेरे पास कार है, या मेरे पास बंगला है, या फिर मेरे पास कोई लैंड है, तो वो सब क्या है, मेरा एसेट है। और लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी है कि आपको वो क्या है, चुकानी पड़ेगी, मतलब किसी को आपको देना पड़ेगा, आपने किसी से लिया हुआ है। जैसे कि मान लो मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, तो वो मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी हो गई। मैंने किसी से उधार पे कार ले ली कि मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, और मुझे क्या है वो बाद में क्या है वापस देनी है, तो वो मेरी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो इस तरह से होता है। अब अगर आप एसेट या लाइबिलिटी है तो उसका क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। आपको क्या इन्फॉर्मेशन फाइल नहीं करनी पड़ेगी अगर आपकी एसेट या लाइबिलिटी जो है उसकी वैल्यू जो है 4 मंथ की बेसिक पे से कम है या 2 लाख तक है। 4 मंथ की बेसिक पे से कम है या फिर 2 लाख तक है, तो आपको क्या है, उसके लिए फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इससे ज्यादा होती है, 4 मंथ के बेसिक पे से या 2 लाख से ज्यादा होती है, तो उसके लिए आपको क्या है, फिर इंटीमेट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अगर आप क्या है, हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या रिपेयर, या फिर माइनर वर्क्स मतलब वही छोटा मोटा अगर आप रिपेयर करते हो, तो उसका अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। 10,000 से कम है तो उसके लिए इंटीमेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स। अब क्या है, गिफ्ट एक्सेप्टेंस में दो केस है हमारे। इन केस ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स, है ना, वेडिंग एनिवर्सरी है या कोई फ्यूनरल्स है, तो उस केस में ग्रुप ए ऑफिसर है तो उसको कितना अलाउ है कि वो 25,000 के एवब अगर जाएगा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इसको, गवर्नमेंट को। बी ऑफिसर 15,000 से एवब तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सी, ग्रुप सी ऑफिसर 7,500 से एवब तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दूसरा केस हमारा, इन एनी अदर केस, है ना। ये तो वेडिंग और फ्यूनरल्स के केस हो गए। उसके अलावा जितने भी केस होते हैं, आप किसी से ग्रुप ए और बी ऑफिसर हो तो 1,500 से ज्यादा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सी और डी ऑफिसर कितना, 500।
है ना। अगर इससे ज़्यादा आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके लिए क्या है, सैंक्शन नेसेसरी, आपको सैंक्शन कराना पड़ेगा कि भी ये इतने का गिफ्ट दे रहा है मुझे और क्या है मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, है ना। उसके लिए आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप देखो ना, शेयर्स डिवेंचर म्यूचुअल फंड, इसका आप मैक्सिमम अमाउंट याद रखो कि मैक्सिमम अमाउंट कितना है इसका, 50,000 है ना। ग्रुप ए और बी ऑफिसर के लिए कितना है, 50,000। अब शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना। तो इसके लिए कम से कम अमाउंट आप ऐसे याद रख सकते हो कि कम से कम अमाउंट 50,000 तो होना ही चाहिए, है ना। अब क्योंकि हर कोई आजकल शेयर्स में पैसे लगा रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है, तो कम से कम 50,000 तो होना चाहिए और बी ऑफिसर के लिए। और सीडी का कितना हो गया, उसका हाफ हो गया, है ना। इस तरह से याद रख सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी, आजकल देखा ही होगा आपने, हर कोई वेडिंग एनिवर्सरी बना रहा है आजकल। तो वेडिंग एनिवर्सरी तो छोड़ो, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, है ना, थर्ड मंथ, ये सभी कुछ चल रहा है। तो इसके लिए ग्रुप ए ऑफिसर है तो उसका कितना होगा, है ना। आप इसका 50,000 था, इसका 25,000 याद रखो कि वेडिंग एनिवर्सरी है, शेयर्स खरीदेंगे को तो कम से कम अमाउंट 50,000 होना चाहिए। अगर एनिवर्सरी का गिफ्ट ले रहे हो या फ्यूनरल्स का गिफ्ट है तो उसके लिए कम से कम कितना, 25,000, मतलब उसी का आधा, शेयर्स का आधा। अब फिर उसके नीचे बी ऑफिसर के लिए 15,000, है ना, और सी ऑफिसर के लिए इसी का सीधा हाफ कर दोगे आप, है ना, 7,500। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। आप कोई अपना मेथड भी लगा सकते हो याद रखने के लिए। और कोई भी गिफ्ट आपको क्या है 1,500 से ज़्यादा का नहीं लेना है, और क्या है 500 से ज़्यादा का नहीं लेना है। उससे ज़्यादा का लोगे तो एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, आपको सैंक्शन कराना पड़ेगा, है ना। गिफ्ट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप गिफ्ट लोगे तो हो सकता है कल को आपको क्या है उसके लिए कुछ फेवर करना पड़े, है ना। तो इसलिए गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करते, मतलब गिफ्ट नहीं लेते इससे ज़्यादा का। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। सेक्सुअल हरासमेंट में एक हमारे पास क्या होता है, एक इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, शी वॉक्स, है ना। सी वॉक्स की क्या है हमारी फुल फॉर्म, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है कि आप इसमें अपनी जाके कंप्लेंट डाल सकते हो, है ना। तो इसका क्या है आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अब इसमें क्या होता है, एक कमेटी बनती है, इसकी क्या है पूरी इंक्वायरी के लिए क्या है एक कमेटी बनती है ना। अब इसमें इस कमेटी में क्या होना चाहिए, जो हेडेड होगी, मतलब जो भी हेड होगा उसका क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। उसकी हेड कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। और उस कमेटी में ठीक हाफ ऑफ द जो मेंबर्स होंगे वो भी वुमेन होने चाहिए। अब क्योंकि भाई कमेटी किसके लिए बन रही है, वुमेन के लिए बन रही है ना। तो उसकी क्या हेड भी कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। और कम से कम हाफ मेंबर क्या होने चाहिए उसके, वुमेन होने चाहिए। और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। मान लो जैसे किसी एक की ऑफिस में हमारी कोई कमेटी बन गई, किसी एक ऑफिस में उसमें कमेटी बन गई, तो हो सकता है उसमें पक्षपात हो जाए किसी के फेवर में, मतलब किसी और के, मतलब जिसको कोई ज्यादा पसंद करता हो, या उस कमेटी के मेंबर मान लो कुछ ज्यादा हैं ऐसे जो किसी एक को फेवर करने वाले हों, तो उसको फेवर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी जरूर होना चाहिए, है ना। थर्ड पार्टी में कौन कौन आ जाता है, एनजीओज हो गए या कोई अदर बॉडी हो गई, ठीक, उस तरह का कोई भी हो तो उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है पावर टू ग्रांट लीव एग्रीव्ड वुमेन अप टू 3 मंथ्स। जो भी एग्रीव वुमेन होगी, मतलब जिसकी इंक्वायरी चल रही है ना, तो उसके लिए कितना है 3 मंथ्स की लीव ग्रांट हो सकती है। ये मैंने लीव वाले वीडियो में भी बताया, और भी बहुत सारी लीव्स मैंने वहां पे डिस्कस की हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। 3 मंथ्स हो गया। और फाइल कंप्लेंट विद इन 3 मंथ्स। अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो विद इन 3 मंथ्स करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई केस हुआ है, किसी ने अभी आपको कुछ बोला है या फिर आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, फाइल कंप्लेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि अब केस हुआ है अब 6 मंथ बाद जाके बोल रहे हो कि इसने मुझे ऐसा बोला था वैसा बोला था। क्या है विद इन 3 मंथ्स आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। और उस कंप्लेंट, जब भी आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो उसकी इंक्वायरी क्या है कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 1 मंथ। कितने, विद इन 1 मंथ में उसकी क्या इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि और क्या है, शुड नॉट टेक मोर देन 90 डेज। अगर मान लो किसी वजह से 1 मंथ में इंक्वायरी नहीं हो पाती है तो उस केस में क्या है, फिर भी आप टाइम ले सकते हो, लेकिन 90 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं। 90 डेज में तो हर हाल में केस सॉल्व होना ही होना है ना, उसकी इंक्वायरी कंप्लीट होनी है हर हाल में 90 डेज में। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज। अब मैरिज के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। क्या है, बिफोर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट से पहले और अपॉइंटमेंट के बाद में भी क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। इनिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट
क्या क्या है, हु हैज एंटर्ड इनटू मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। अब जैसे मान लो कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कोई और है जिसकी क्या है, मतलब कोई पति पत्नी है ना, और मैं क्या है उसमें से उसको बोलूँ कि भाई मुझे उससे शादी करनी है, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि क्या है स्पाउस लिविंग, उसका क्या है स्पाउस लिविंग है, तो इसलिए मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। सेकंड केस आता है कि who have spouse living enter into a marriage with any person। अब मान लो कि मेरा कोई स्पाउस है ना, मैं शादीशुदा हूँ और फिर उसके बावजूद भी क्या है मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, ठीक, तो इस केस में भी क्या है मैं नहीं कर सकता। पहले वाले केस में क्या था, मैं अनमैरिड हूँ और मैं किसी और कोई मैरिड है उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर सकता। और दूसरे केस में क्या है, मैं मैरिड हूँ और फिर मैं किसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं कर सकता। उसके बाद आता है मेरा, A divorcee need not seek permission to contract second marriage with a divorcee or person having no spouse living। अब कोई डाइवोर्सी है ना, जैसे मान लो मैं डाइवोर्सी हूँ, मैं किसी और डाइवोर्सी के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसने भी क्या लिया हुआ, डाइवोर्स लिया हुआ है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है कि एक तो डाइवोर्सी के साथ कर सकता हूँ, एक उसके साथ भी कर सकता हूँ जिसका स्पाउस लिविंग नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिज और इज मैरिड टू ए फॉरेन नेशनल। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर किसी फॉरेनर के साथ शादी करता है, तो उसको क्या है इंटीमेशन करना पड़ेगा ना, इंटीमेट करना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को, तभी कर सकता है, बिना इंटीमेशन के शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा आता है डाउरी। डाउरी क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब आप क्या है दहेज की मांग नहीं कर सकते। इसमें क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट गिव और टेक द डाउरी। सेकंड पॉइंट, शैल नॉट डिमांड एनी डाउरी, मतलब वही हो गया कि कोई डिमांड नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट, वेडिंग गिफ्ट्स, क्या वॉलेंट्री गिफ्ट्स गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज आर परमिसिबल। अब क्या है, अगर वॉलेंट्री है, मतलब अगर खुद की मर्जी से दिया जा रहा है ना, आजकल सब डिमांड करते हैं लेकिन नाम उसी का हो जाता है कि खुद की मर्जी से दे रहे हैं ना, तो वो परमिसिबल है, ठीक, अगर वो खुद की मर्जी से अपना देता है तो वो क्या है, परमिसिबल है। कंसिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशंस, अब क्या है, अगर आप इसका वायोलेशंस करते हो डाउरी का, तो क्या क्या हो सकता है, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी क्या है प्रोसीडिंग्स एंड लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा सीरियस ऑफेंस है कि डाउरी डेथ, आपके खिलाफ क्या है सीरियस ऑफेंस होता है ये, इसमें क्या है सस्पेंशन भी हो सकता है आपका, क्या है अगर आप उसमें कन्विक्टेड होते हो तो सस्पेंशन उसका हो सकता है। नेक्स्ट आता है डूज एंड डोंट, है ना, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बस ऐसे ही बताए हैं। आप एक बार आप उसका रीडिंग मारोगे तो आपको एक ही बार पढ़ने में सारा क्लियर हो जाएगा। एक क्या है, आपकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन प्रॉपर डेकोरम ड्यूरिंग लंच ब्रेक, आपको क्या है लंच ब्रेक में, अगर आपका लंच टाइम होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई अब तो लंच हो गया, अब तो हम फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या है प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपको क्या है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग करने हैं, आप उस गवर्नमेंट पॉलिसीज से अलग जाके कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा डोंट, डूज की और भी बहुत बड़ी लिस्ट है ना, आप एक बार रीडिंग मार लेना। नेक्स्ट आता है डोंट मेक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आप क्या है किसी कोई कॉमन इंटरेस्ट अगर है तो आप क्या है उस पर कोई जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि आप पूरे ऑफिस का एक ग्रुप बना के और उसमें क्या पूरी एक लंबी एप्लीकेशन लिख के आप किसी को जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। आपका अगर कुछ मैटर है, पर्सनल मैटर है, तो आप अपना पर्सनल दे सकते हो, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्या है, डोंट एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या है गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या है उसमें खुद को उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, खुद को उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, डोंट सपोर्ट एनी इलीगल स्ट्राइक,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आप किसी भी इलीगल स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि कभी कभी होता है कि आज भारत बंद है, आज ये हो गया, आज वो हो गया ना, या कोई आसपास आपके कोई स्ट्राइक हो रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या है, इस दिन स्पेशली इस दिन आपकी क्या है, अटेंडेंस मंगाती है। जैसे हेडक्वार्टर है आपका, जो भी हेडक्वार्टर होगा, अगर मान लो भारत बंद किसी ने अनाउंस किया कि भाई कल को भारत बंद है, तो गवर्नमेंट क्या है, उस दिन की अटेंडेंस मंगाइए। उस दिन आना ही आना है, किसी दिन और दिन आप आओ ना हो, लेकिन उस दिन आपको क्या है, जरूर जाना है। अगर आप पहले से छुट्टी पे नहीं हो तो आप उस दिन की छुट्टी नहीं ले सकते, या कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद डोंट एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 एज। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो आप हमेशा इसका आंसर 18 ईयर्स की एज लगाओगे, लेकिन इसकी एज कितनी है, 14 ईयर्स एज है। 14 ईयर्स से कम को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। डोंट कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स वाइल ऑन ड्यूटी। ड्यूटी के टाइम में आप ड्रग्स वगैरह नहीं ले सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, परमिशन सैंक्शन रिक्वायर्ड। अब क्या है, परमिशन और सैंक्शन किस किस चीज़ों के लिए परमिशन और सैंक्शन चाहिए, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या होता है, टू गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाई एनी पर्सन, कमिटी और अथॉरिटी। आप क्या है, अगर कोई पर्सन या कमेटी या अथॉरिटी है ना, वो क्या कर रही है, अगर इंक्वायरी कर रही है किसी चीज की, और वो आके आपसे क्या मांगती है, एविडेंस मांगती है, तो आप क्या ऐसे एविडेंस नहीं दे सकते। उस एविडेंस देने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, उसका परमिशन लेना पड़ेगा या सैंक्शन लेना पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ये हमसे जो है ये एविडेंस मांग रहे हैं इसके लिए, तो हम इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। नेक्स्ट, टू एक्सेप्ट मेंबरशिप ऑफ बुक क्लब्स रन्स बाय फॉरेन एजेंसी। अगर कोई बुक क्लब्स है तो आप उसके मेंबर नहीं बन सकते, है ना। मेंबर बनने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो फॉरेन एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है। बुक क्लब अगर फॉरेन एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन या सैंक्शन करवाना पड़ेगा। उसके बाद टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स। अब क्या है, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स अगर आपको दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको अगर कोई दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया आप नहीं जा सकते तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब आप क्या है, आउटसाइड इंडिया कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते बिना सैंक्शन के, है ना। अगर आप बाहर जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके लिए आपको क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट आता है मिसकंडक्ट एक्ट। अब मिसकंडक्ट एक्ट में क्या क्या आता है, इसकी भी पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आप एक बार रीडिंग मार लेना। 2-3 पॉइंट मैंने इसके लिखे हैं। एक तो हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, है ना, ये भी क्या है, मिसकंडक्ट में आता है कि आप क्या डेली लेट आए जा रहे हो, डेली लेट आए जा रहे हो, है ना। तो ये भी किस में आता है, हमारा मिसकंडक्ट एक्ट में आता है। नेक्स्ट, कन्विक्शन बाई क्रिमिनल कोर्ट। अब क्या है, आपको क्या है, क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया ना, तो ये भी क्या है, मिसकंडक्ट में आता है। क्रिमिनल कोर्ट से आपके पास ऊपर कोई केस चल रहा है ना, इस तरह का कुछ भी है, तो क्या है, मिसकंडक्ट एक्ट में आता है ये भी। उसके बाद डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑफिस आवर्स। आपका क्या है, डिसऑर्डरली बिहेवियर है ना, मतलब आप क्या है, जो ऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं करते हो। ड्यूरिंग ऑफिस ही नहीं, ऑफिस के बाद भी अगर आपको कुछ दिया गया है ना, या आपको कुछ बोला गया है कि इस तरह से काम करने हैं, आप उसके अगेंस्ट ही जाके कुछ काम कर रहे हो, तो वो भी क्या है, तुम्हारा क्या होता है, मिसकंडक्ट एक्ट में आता है। तो इसी के साथ हमारी कंडक्ट रूल्स की वीडियो एंड होती है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स।